रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सफलता और आत्म सुधार के बारे में हमारी सोच को एक तरह से चुनौती देती है। हाँ, बिल्कुल। किताब का नाम है द पावर ऑफ सिस्टम्स, हाउ टू क्रिएट अ लाइफ दैट वर्क्स, जिसे स्टीव चैंडलर और ट्रेवर टिम्बेक ने लिखा है। और इसका जो मुख्य विचार है वो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, मतलब क्या हो अगर जीवन में आगे बढ़ने की कुंजी इच्छा शक्ति या मोटिवेशन या फिर वो सकारात्मक सोच ना हो। और क्या हो अगर जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, मतलब अपनी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश, हाँ, वही चीज असल में हमें रोक रही हो। बिल्कुल। ये किताब तर्क देती है कि मुझ में क्या गड़बड़ है, ये पूछने के बजाय हमें ये पूछना चाहिए कि मेरा सिस्टम क्या है। सही बात है। ये हमारे ध्यान को अंदर की दुनिया से हटाकर बाहर की दुनिया, मतलब एक्शन की दुनिया पर लाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। तो ये किताब उन लोगों के लिए है जो कभी फंसा हुआ महसूस करते हैं, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट डालते रहे ना, हाँ, या कोई किताब लिखना हो, या जो लोग बुरी आदतों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे फोन की लत, या फिर वो लोग जो सोचते हैं कि उन्हें सफल होने के लिए और ज्यादा विल पावर या अनुशासन की जरूरत है। बिल्कुल। ये उन लीडर्स के लिए भी है जिन्हें लगता है कि उनके पास सारे जवाब होने चाहिए, या उन माता पिता के लिए जो रोजमर्रा की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके खोजना चाहते हैं। तो संक्षेप में, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो आत्मविश्लेषण के उस अंधीन चक्र से थक चुका है। हाँ, और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक सीधा, प्रैक्टिकल और असरदार तरीका चाहता है। मतलब खुद को ठीक करने के बजाय सिस्टम को ठीक करने के बारे में। बिल्कुल। तो चलिए इस किताब के कुछ सबसे शक्तिशाली विचारों को गहराई से समझते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि मनोविज्ञान एक जाल हो सकता है। हाँ, और लेखक स्टीव चैंडलर अपनी कहानी से इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कई सालों तक शराब की लत से जूझते रहे, और उन्होंने वही किया जो शायद हम सब करते। हाँ, वो मनोवैज्ञानिकों के पास गए ये समझने के लिए कि मैं शराब क्यों पीता हूँ। एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। बिल्कुल। उन्होंने अपने अतीत, अपने पिता के साथ अपने रिश्ते, शर्म की भावनाओं, मतलब सब कुछ बहुत गहराई से खोदा। लेकिन हुआ उल्टा। हाँ, यही तो अजीब बात है। हर सेशन के बाद उन्हें शराब पीने की इच्छा और ज्यादा होती थी। मतलब क्यों का जवाब खोजने से समस्या और जटिल हो गई। एग्जैक्टली। वो विश्लेषण के एक अंतहीन लूप में फंस गए थे, और फिर उन्हें एक सिस्टम मिला, 12 स्टेप प्रोग्राम। अच्छा। उस सिस्टम ने उनसे ये नहीं पूछा कि क्यों, बल्कि ये बताया कि क्या करना है। और सिस्टम क्या था? बहुत सरल, बस आज के लिए मत पियो। इसने उनका ध्यान अतीत के विश्लेषण से हटाकर वर्तमान की कार्रवाई पर केंद्रित कर दिया। ये तो एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। हाँ, कि कैसे एक व्यावहारिक सिस्टम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से ज्यादा असरदार हो सकता है। मतलब समस्या को समझने के बजाय सिस्टम उसे हल करने पर ध्यान देता है। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर मनोवैज्ञानिक एक जाल हो सकता है, तो फिर इच्छा शक्ति का क्या? हम सब तो यही सोचते हैं कि विल पावर ही सब कुछ है। और यहीं पर किताब का दूसरा बड़ा आइडिया आता है कि सिस्टम इच्छा शक्ति की जरूरत को ही खत्म कर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम इसलिए असफल होते हैं क्योंकि हमें इच्छा शक्ति की कमी है। हाँ, और किताब कहती है कि इच्छा शक्ति पर भरोसा करना अपने आप में एक बहुत ही अविश्वसनीय सिस्टम है। इसके लिए वो शिकागो जाने का एक उदाहरण देते हैं जो बहुत अच्छा है। हाँ, बेहतरीन उदाहरण है। अगर कोई कहता है कि वे 1 मई को शिकागो जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो ये प्रतिबद्धता कोई तीव्र भावना नहीं है, जैसे फ्लाइट टिकट खरीदना, कैलेंडर में तारीख डालना, होटल बुक करना और सुबह के लिए शायद 2 अलार्म लगाना। हाँ। अब ये सिस्टम ये पक्का करता है कि वे शिकागो पहुंचेंगे, चाहे उस दिन वो खुश महसूस कर रहे हों, दुखी हों या आलसी। मतलब सिस्टम कार्रवाई को भावनाओं से पूरी तरह अलग कर देता है। सही कहा। आपको कुछ करने के लिए सही मूड में होने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिस्टम का पालन करना है। बिल्कुल। ये तो उस धारणा को भी तोड़ता है कि एक्शन के लिए मोटिवेशन जरूरी है। हम तो हमेशा प्रेरणा आने का इंतजार करते हैं। और ये तीसरा बड़ा आइडिया है कि एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, हम कुछ करने के लिए प्रेरणा आने का इंतजार करते हैं। किताब में लेखक गुरविंदर भोगाल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या है वो? आप निष्क्रिय इसलिए नहीं है कि आप में प्रेरणा की कमी है, आप में प्रेरणा की कमी इसलिए है क्योंकि आप निष्क्रिय हैं। वाह, मतलब एक्शन पहले आता है, प्रेरणा बाद में। बिल्कुल। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण है लेखक का अपना सुबह का रूटीन। अच्छा, वो क्या करते हैं? प्रेरणा का इंतजार करने के बजाय
उन्होंने प्रेरणा पैदा करने के लिए एक सिस्टम बनाया। कैसे? हर सुबह काम शुरू करने से पहले वे कुछ प्रेरक पढ़ते या देखते हैं। ये छोटा सा रूटीन उन्हें पूरे दिन के लिए एक रचनात्मक और आशावादी ऊर्जा से भर देता है। तो सिस्टम ने उन्हें एक्शन में डाला और उस एक्शन ने प्रेरणा पैदा की। ये सब सुन के एक तरह की राहत सी महसूस हो रही है। मतलब अगर मैं असफल हो रहा हूं तो शायद मुझ में कोई कमी नहीं है। और यही चौथा मुख्य आइडिया है, ये व्यक्तिगत नहीं है। अच्छा। सिस्टम आधारित सोच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आत्मालोचना और शर्म को खत्म कर देता है। जब जीवन का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा होता तो इसका कारण ये नहीं है कि आप में कोई कमी है। बिल्कुल, इसका कारण ये है कि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जैसा कि डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग ने कहा था। हाँ, वो कोट बहुत दमदार है। हर सिस्टम उस परिणाम के लिए पूरी तरह से डिजाइन किया गया है जो उसे मिल रहा है। इसका मतलब अगर नतीजे खराब हैं तो सिस्टम को ठीक करो, खुद को दोष मत दो। बिल्कुल। किताब में एक बहुत सरल उदाहरण है। एक दोस्त अपने परिवार के साथ फोन की लत से परेशान था। आजकल ये तो आम समस्या है। हाँ, तो उसे मनोवैज्ञानिक मदद की जरूरत नहीं थी, उसे एक नए सिस्टम की जरूरत थी। और वो सिस्टम क्या था? बहुत आसान, घर आते ही फोन बंद कर देना और उसे चार्जर के पास रख देना। बस? हाँ, बस। इस सरल सिस्टम ने समस्या को हल कर दिया। समस्या व्यक्ति नहीं थी, समस्या सिस्टम थी। ये बच्चों के लिए बोर्ड जार वाले आइडिया जैसा ही है। हाँ, कि जब बच्चे बोर हों तो एक जार से एक्टिविटी की पर्ची निकाल लो। छोटे सिस्टम बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम आदतों और काम के लिए तो समझ आता है, पर किताब इसे एक और स्तर पर ले जाती है ना? हाँ, और ये शायद इस किताब का सबसे गहरा विचार है। 5वां आइडिया, प्यार भी एक सिस्टम है। प्यार एक सिस्टम? ये थोड़ा अजीब लगता है। ये विचार जीव विज्ञानी हम्बर्टो मटुराना के काम से प्रेरित है। वो प्यार को सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक सिस्टम के रूप में देखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बिना किसी मांग, अपेक्षा या पूर्वाग्रह के जीना। अच्छा। मटुराना की एक कहानी इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। उनका भतीजा पूल में गिर गया तो डर और गुस्से वाली प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। हाँ, जैसे कि तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे? लेकिन मटुराना ने प्यार के सिस्टम का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बच्चे को बाहर निकाला और कहा, वाह देखो तुमने खुद को बचाया। क्या बात है! इस एक वाक्य ने तो बच्चे के अनुभव को पूरी तरह से बदल दिया होगा। बिल्कुल, डर की बजाय गर्व की भावना पैदा की। ये दिखाता है कि किसी भी स्थिति में प्यार क्या करेगा, ये पूछना अपने आप में एक शक्तिशाली सिस्टम है जो हमें डर से हटाकर रचनात्मकता की ओर ले जाता है। बिल्कुल। तो द पावर ऑफ सिस्टम्स की असली शक्ति इसकी सादगी में है। हाँ, ये हमें खुद का अंतहीन विश्लेषण करने से रोककर सरल सिस्टम के साथ प्रयोग करने के लिए आमंत्रित करती है। कि ध्यान को विचारों और भावनाओं की आंतरिक दुनिया से हटाकर कार्यवाही की बाहरी दुनिया में लाने के बारे में है। तो ये एक बदलाव है, मैं कैसा महसूस करता हूँ से मेरा सिस्टम क्या है। सही कहा। तो जीवन के उस एक क्षेत्र के बारे में सोचें जो अभी काम नहीं कर रहा है। आपका वर्तमान सिस्टम क्या है? और आप इसकी जगह कौन सा एक नया सरल सिस्टम आजमा सकते हैं। शायद जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से जो एक विचार लेकर जाने वाला है वो शायद ये है, अगर प्यार भी एक सिस्टम है तो क्या हमारे रिश्तों की सबसे बड़ी समस्याएं वाकई भावनाओं की कमी है, या फिर एक टूटे हुए सिस्टम की? क्या बस एक छोटा सा सिस्टम बदलकर हम उस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। समापन संगीत। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।